दिल्ली ब्लास्ट पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेश से लाए गए थे विस्फोटक, भारत में कई जगहों पर बड़े धमाके की साजिश थी। बांग्लादेश भी वेदभूषण सर एकदम पाकिस्तान की ट्यून पर नाचने लगा है यूनुस के आने के बाद। देखिए दिनेश जी, मैं पहले टर्की के बारे में बताता हूं। मैं यूनाइटेड नेशंस में, साइप्रस एक कंट्री है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले गए थे। टर्की इतना नॉटी कंट्री है, इतना शैतान किस्म का कंट्री माना जाता है और सारे मुस्लिम कंट्रीज का वो खलीफा और दादा कहलाया जाता है उस एरिया के अंदर। तो साइप्रस के अंदर जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, जितने पैनलिस्ट हैं वो भी नहीं हुए होंगे, 1954 से 1/3 साइप्रस पर कब्जा करके बैठा हुआ है और जिस तरह से नाक में दम कर रखा, अमेरिका ने पूरी ताकत लगा ली थी। किस तरह से सर अमेरिका को नेटो में रखना पड़ रहा है उस कंट्री को। हाँ, तो बांग्लादेश की भी आप बात करें, बांग्लादेश की तो खुद पीएम हमारे यहाँ शरण लेके बैठी हुई है, उनको छिपा के रखा गया है। बांग्लादेश तो बर्बादी की कगार पर है, बांग्लादेश बर्बादी की कगार पर है। अगर सर आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए भारत नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है। नेपाल के रास्ते अभियुक्तों के भागने की आशंका है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है नेपाल बॉर्डर की निगरानी। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। अब जरा इंटरनेशनल साजिश का ये पर्दाफाश भी देखिए। इंटरनेशनल साजिश का ये पर्दाफाश अड़ी में देखिए जरा, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। अब ये देखिए, बांग्लादेश से यहां से विस्फोटक चलता है और यह बताया जा रहा है कि नेपाल के रास्ते इसको भारत में लाया गया और ये छोटी छोटी क्वांटिटी में भेजा जाता रहा और यहां पर आप देख रहे हैं 3000 किलोग्राम विस्फोटक, बल्कि उससे ज्यादा क्वांटिटी अब बताई जा रही है, यहां पर इकट्ठा होता गया। इस तरीके से बांग्लादेश से इस रूट के जरिए, नेपाल के जरिए यह पहुंचता है, फरीदाबाद में ले जाकर छिपाया जाता है और दिल्ली में ले जाकर फिर ब्लास्ट किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं टर्की का हाथ किस तरीके से है, इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से नेपाल का इस्तेमाल। हम ये जानते हैं कि स्मगलिंग के लिए, अपराधियों के आने जाने के लिए नेपाल वाला रूट बड़ा, और इसको लेकर कुछ निर्णायक करना पड़ेगा। और लेकिन बांग्लादेश भी अब, जो किसी समय यह मानता रहा कि हमको पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी दिलाने वाला, हमको अपना अस्तित्व दिलाने वाला भारत है और उसकी सदाशयता थी भारत की तरफ, अब वो कंप्लीटली एक रेडिकलाइज्ड और पाकिस्तान की ट्यून में नाचने वाला मुल्क बन गया है। ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, इसको लेकर भी हमको कुछ निर्णायक करना पड़ेगा। अब अगर यह साजिश है तो वेद सर, मैं एक बात और समझना चाहता हूं। आपने क्योंकि दिल्ली के अंदर पुलिस महकमे में एक महत्वपूर्ण पोजीशन संभाली है, एज एन इंडिविजुअल, दिल्ली का एक आम शहरी, फरीदाबाद का रहने वाला, नोएडा में रहने वाला, एनसीआर में रहने वाला, क्या ऐसा कर सकता है कि वो एजेंसीज के और भारत सरकार के हाथ और भारत की सुरक्षा के लिए और मजबूत हो? देखिए दिनेश जी, पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के अंदर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं। लगातार सीरियल ट्रांजिस्टर बम ब्लास्ट हुए हैं, तमाम ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, हाई कोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है। तो और अशोक साहब बिल्कुल, लेकिन बड़े समय तक एक लल था सर। हाँ, बड़े समय तक इसको रोकने में हमने कामयाबी हासिल की। लगभग 11 साल बाद ये ब्लास्ट का सीन दोबारा क्रिएट हुआ है। हालांकि एक एम्बेसी के बाहर पहले 11 साल पहले ब्लास्ट हुआ था, परंतु दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, किस तरह से हम उसको चेंज करना चाहिए, उसका रूप चेंज करना चाहिए। अशोक कुमार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कार की जहां तक बात आ रही थी, दिल्ली के अंदर जो रजिस्टर्ड कार है, 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से, उससे 30 लाख गाड़ियां दिल्ली में आज रजिस्टर्ड जाते हैं। हर एक गाड़ी को चेक करना, उसको फ्रिस्क करना, उसमें असला है, कौन लोग हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पूरे हिंदुस्तान की आर्मी और पुलिस को लगा दिया जाए तब भी दिल्ली की गाड़ियों को चेक नहीं किया जा सकता। इसके लिए तमाम जो तरीके हैं इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के, अब एआई वाला जमाना है सर, अब एआई वाला जमाना है, जाहिर है बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तरीके बदलने होंगे, चीजें बदलनी होंगी सर, और बदलनी होंगी, वरना और कोई चारा नहीं है। अगर वो कोई चारा नहीं, वरना हम रिएक्टिव रहेंगे, हम कभी प्रोएक्टिव नहीं हो पाएंगे। अगली खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मारो भी और मारने के बाद रोने भी खुद ही लगो। देखिए जरा पाकिस्तान का ये नेचर। उसको मालूम है कि भारत ने यह तय कर दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा भारत के अंदर। तो उसने क्या किया, यहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिलाया और खुद ही अपने यहां पर विस्फोट कराने के बाद अब रोना रो रहा है छाती पीट पीट के कि भारत ने करा दिया। कमाल है, देखिए ये कहलाता है पाकिस्तान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस्लामाबाद हमले पर दुनिया को गुमराह कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हरकत पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का करारा जवाब। अपने देश को देखें, हमें बदनाम करने की साजिश न रचें। यहां तो हमारे पास सबूत हैं। ये सबूत हमने 26/11 के दौरान भी दिए थे, हालांकि मानता नहीं है पाकिस्तान। ये सबूत हमारे पास आज भी हैं। हम बताएंगे कि टेलीग्राम में किस तरीके की बातें हुई हैं, हम बताएंगे किस तरीके से टर्की में जाकर मुलाकात हुई है, बताएंगे जैश के यहां से किस तरीके से डॉक्टर शाहीन के अकाउंट में पैसे आए हैं। लेकिन इधर क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं, बस इल्जाम लगा देना है कि इसमें भारत का हाथ है। वहां पर इन दिनों ये रिवाज इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर है उनको ये डर हमेशा
लग रहा है कि अब भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने वाला है। अब जरा यह भी देख लीजिए दुनिया को कैसे कर रहा है गुमराह पाकिस्तान। आड़ी में नेक्स्ट जरा इस पर भी निगाह। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का यह फॉल्स फ्लैग है। इस्लामाबाद में धमाके पर पाकिस्तान का पैंतरा, वहां हर दिन धमाके। आपने आतंकवाद को पनपाया है, अब हर दिन आतंकवाद की आग में अगर आप जल रहे हैं तो इसके लिए गुनहगार आप हैं। दुनिया पर इसका ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा और भारत पर तो बिल्कुल भी नहीं। शहबाज शरीफ ने फिदाइन हमले का आरोप भारत पर लगाया है। यह कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये असल में भारत ने करा दिया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद धमाके को दिल्ली ब्लास्ट का बदला बताया। मतलब इतनी जल्दी भारत यहां पर बदला लेने वहां पहुंच जाएगा, कमाल है। कम से कम कुछ तो ऐसा कहा जाए जो दुनिया को रियलिस्टिक लगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं और इसको जिस तरीके से कोई गंदी चीज कचरे के डब्बे में डाल दी जाती है उसी तरीके से इसको रबिश कर दिया है भारत ने। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने भी ये पैंतरा सीख लिया है। के सिन्हा साहब, मारो और मारते ही रोने भी लगो। देखिए दिनेश जी, पाकिस्तान के इन पैंतरों को तो हम जानते ही हैं, मगर हमें जो करना है वो ठोस चीजें करनी है। ऑपरेशन सिंदूर एक ठोस था, इसके बाद जो हम कर रहे हैं शायद उस ठोस कदम से रहें और इतना जल्दी इसको आप कहते हैं ना प्रोएक्टिवली हम करते हैं तो अपनी पैरों को इतनी जल्दी अपने हाथों को ना खींचें जब तक कि कंक्लूड। ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है, केवल थमा है, कोई रुका नहीं है, मगर ये एक लंबी लड़ाई है। मगर इससे ज्यादा जो मैं मानता हूं अपने देश के अंदर जो ये चीजें हो रही हैं बहुत। सर लेकिन ये बताइए इन खबरों का मतलब क्या है? बांग्लादेश के पास, और खास तौर से इस तरफ मैं आपको कमेंट चाहूंगा, जरा कुछ खबरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। भारत ने 13 नवंबर के लिए नया नो टाइम नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। वायुसेना ने कुछ इलाकों में एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद किया है। यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सिविल उड़ानों के लिए रूट बदले गए हैं। 13 नवंबर को कई फ्लाइट्स के रूट में तब्दीली हो सकती है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशनल मूवमेंट के मद्देनजर यह फैसला किया है। भारत भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। के सिन्हा सर, इसमें क्या देखते हैं जो हमारे साथ इस समय बांट सकते हैं, रिवील कर सकते हैं? क्योंकि आपको यह भी मालूम है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के बहुत सारी बातें तैयारियों के मद्देनजर पता होने के बावजूद बहुत सारी चीजें डाइवर्ज नहीं की जाती हैं। के सिन्हा सर, जनरल सेना को मेरी आवाज अभी नहीं जा रही है। जरा देखिए क्या भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। आप जरा इधर आ जाइए और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन, ये पहलू, ये पर्सपेक्टिव भी देता हूं। क्या ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है? आप जरा देखिए इधर क्या होता है। व्हाइट कॉलर आतंकी के संदर्भ में आप ये देख रहे हैं, ये पेशा डॉक्टर, दिल्ली में धमाका किया गया, ये डॉक्टर उमर है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। अब अगर इसको अगर आप बांग्लादेश से विस्फोटक पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान से यह बताया जा रहा है कि लोगों को बरगलाना किस तरीके से है, लोगों को, व्हाइट कॉलर लोगों को भी इंडोक्ट्रिनेट कैसे किया जाना है, टर्की सब में मदद करता है। तो जरा ये देखिए अब यहां पर जो दूसरे फ्रंट पे चल रहा है उसके मायने क्या है। क्या भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है? यहां पर देखिए पाकिस्तानी वॉरशिप PNSF चटगांव पोर्ट पहुंचा है और आपको मालूम है कि लगातार उस तरफ से भी यह कहा गया था, आतंकियों की तरफ से भी, कि हम पूर्वी इलाके से हमला करेंगे भारत की धरती पर। यहां पर इसका वॉरशिप का पहुंचना क्या दिखाता है? यह दौर 1971 के बाद ये दौरा जो हुआ है वॉरशिप का, यह पहली बार हुआ है। 4 दिन का इसको गुडविल पाकिस्तान और गुडविल, खैर पाकिस्तान इसको गुडविल विजिट बता रहा है और ट्रेनिंग और सहयोग पर बातचीत के लिए ये यहां पर पहुंचा हुआ है। जनरल सिन्हा, ये क्यों हो सकता है? ये वॉरशिप वहां क्यों पहुंचा हुआ है? देखिए, ये जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपना मोरलेस इट इज इन देयर लैप। यूनुस के आने के बाद आप ये लेके चाहिए, इस पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड अगेन। इंडिया को कोई भी यदि हमें स्ट्रेटेजिकली देखना है, वी हैव टू टेक इट दैट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज द सेम कंट्री। ईस्ट पाकिस्तान है एंड वेस्ट पाकिस्तान है। वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिवली। ये बताइए, यदि वहां के फैक्ट्री का हमें पता चला वहां से आया है, व्हाई कांट वी डिस्ट्रॉय दैट? हम अपने वेट के नीचे पंच करते हैं, वी डोंट पंच इन द इक्वल, वी हैव टू डू इट। कोई यदि आप अपने को सेल्फ इंपोज रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपको पूरा प्रूफ है साहब, आप क्यों नहीं कर सकते? और यही है जनरल सिन्हा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इससे हमको, हम निप इन द बड ना भी कर पाए तो कम से कम सेम वेट कैटेगरी में हमको पंच करते आना चाहिए। जनरल सिन्हा, ये खबर बताने के बाद आज वाइंड अप करना होगा। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान खौफ में है, ऑपरेशन सिंदूर से घबरा रहा है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा आसिफ ने कहा है ये पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में है। ख्वाजा आसिफ का कहना है
देखिए वहां पर रोना भी रोया जा रहा है और पहले से चिल्लाया भी जा रहा है, हमला कर देगा, हमला कर देगा, हमला कर देगा। लेकिन अगर भारत ने यह तय किया है कि हमला होगा तो ख्वाजा आसिफ आप शांत रहें, आप चीखें, आप चिल्लाएं, आपकी जो मर्जी करें, जो होना है वो होकर रहेगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का।